नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। और दोस्तों आप बेहतर रहिए, सेल्फ मोटिवेट रहिए, क्योंकि इस दौर में सिर्फ आप ही आपके काम आने वाले हो। और दूसरे लोग अगर किसी से भी आप मदद लेते हो तो उल्टा वो आपको डिमोटिवेट होंगे या ऐसे करेंगे या ऐसे रास्ते बताएंगे जिससे आप पीएससी छोड़ दो और उनकी जगह खाली हो, उनका कंपटीशन कम हो और वो आगे बेहतर बने। दोस्तों इस दौर में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, खरगोश जैसी जो रनिंग ना सही, कम से कम कछुए जैसा दौड़ते रहिए, जिससे क्या है हम रेस में बने रहे और जिस दौर में हमारा जब भी एग्जाम आए तो हम उसको बेहतर ढंग से लिख पाए और दोस्तों हम सफल हो पाए। दोस्तों मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, आप जो भी चीजें पढ़ रहे हैं या जो भी चीजें लिख रहे हैं मेंस के लिए, तो प्रैक्टिस हमेशा कोशिश करिए, मैप के हिसाब से पढ़ें। और दोस्तों अब मैं जो आपके लिए 4 से 5 क्वेश्चन जो लगातार बताने वाला हूँ, क्योंकि मेंस की क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ, कर दिया है, तो इसमें मैं शुरुआत में आपको मैं वो टॉपिक कराने वाला हूँ जो एमपीपीएससी में लगातार पूछे जाते हैं या वो जरूर ही पूछे जाएंगे। ये ऐसे 5-6 क्वेश्चन हैं जिनमें से आपको 3 जरूर देखने को मिलेंगे। या कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का जो कृषि क्षेत्र हुआ या मध्य प्रदेश का जो विभाजन हुआ या ज्योग्राफी वाला जो क्षेत्र है, इनमें से जो टॉपिक कुछ हैं वो आपके गिने चुने टॉपिक हैं और उन्हीं में से बार बार एमपीपीएससी को बार बार रिपीट करना पड़ता है। तो ऐसा ही एक टॉपिक है मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र, जो कि 2018 पीएससी में भी आया था और चूंकि मैंने खुद ही दिया है इसलिए मुझे पूरी तरह याद है। और उससे भी पहले ये 2-3 बार एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है, या कुछ जो क्वेश्चन है वो लगातार पीएससी में पूछे जा चुके। तो हम ऐसे 4-5 क्वेश्चन की शुरू में बात करने वाले हैं ताकि आप मुझे समझ पाए, या हो सकता है आप कई लोग नए लोग होंगे तो मेरी गहराई या जो सब चीजें चेक करने वाले होंगे विशिष्टता की, तो वो चीज आप देख सकें। तो हम 4-5 ऐसे क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जिनमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, यानी 50% के क्वेश्चन जरूर आएंगे। और उनमें से ये क्वेश्चन है और कुछ जो इस वीडियो के बाद रहेंगे वो। दोस्तों मैं नहीं चाहता कि, ये आपकी मर्जी है कि आप मेरे जो वीडियो है कितनी गहनता से या कितना सीरियस होकर देखते हैं, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि आप इसके लिए विशेष सीरियस रहें, क्योंकि आपको 2 प्रकार के लोग मिलेंगे। या तो वो जो पढ़ा तो बेहतर रहे होंगे लेकिन उनका आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, तो उन्हें वो रास्ते तो पता होंगे कि किस प्रकार से वो फेल हुए, क्या गलतियां की, इस प्रकार। लेकिन आपको ऐसे लोग कम मिले होंगे जो पढ़ा भी रहे हैं और चयनित भी हुए हैं। और इससे क्या होता है, जैसे मैंने 2016 में एक अपने मध्य प्रदेश के किसी अपने दोस्त से मदद ली कि कैसे कैसे एमपीपीएससी का मेंस लिखा जाए जिससे मेरा सिलेक्शन हो। उस व्यक्ति को पता नहीं मेरे से क्या वैमनस्यता थी कि उन्होंने वो तरीके बताए जिस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मुझे 2017-18 देना पड़ा। और 18 में भी मैंने ज्यादातर चीजें खुद से ही की और मैंने देखा कि यूपीएससी का इसमें वो प्रारूप फॉलो किया कि किससे बेहतर क्वेश्चन मिल सकते। और इस दौरान मैंने अपने इंटरव्यू के लिए अपने इंदौर की एक बड़ी कोचिंग थी उनसे मदद ली और उनने भी वही गलती बताई कि जो मैं गलती करूं मेरे कम मार्क्स आए। हालांकि मैंने फिर भी अपने को आपको ओरिजिनल रखा और कोशिश की मैं अपने ओरिजिनल मटेरियल पेश करूं, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ सकें। आखिरकार अंत भला तो सब भला, अब मेरा जो है उस टाइम पे सिलेक्शन वेटिंग में था, अब हो गया। क्योंकि मैंने कुछ निचली जो पोस्ट हैं वो नहीं भरी थी, जिसकी वजह से उन पोस्टों में मेरा हो रहा था, और जो मैंने भरी या जो उन सलाहकार की मदद से भरी उसकी वजह से मुझे वो वेटिंग आ गई। लेकिन अब जो चीजें हैं वो बेटर हैं और पुरानी चीजों को छोड़ते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों मैं इस प्रकार का जो आप अभ्यर्थी मान सकते हैं या कैंडिडेट मान सकते हो जिसने पहले गलती की तो सिलेक्शन नहीं हुआ और फिर गलती सुधारी तो हो गया। और साथ साथ में आपको मेरे पास पढ़ाने का अनुभव है, तो मैं आपके लिए अनुभव तथा सिलेक्शन दोनों का एक मिश्रण हूं जो आपको बेहतर गाइडेंस दे सकता है। बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहो तो देखें, चाहो तो ना देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो एमपीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा बहुत इस पर विचार जरूर करें, आपके लिए बेहतरता होगी। हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र की। दोस्तों मैं चूंकि इंग्लिश मीडियम में लिखता हूं और क्लास है इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों लेता हूं, और जब से मैं एमपी में पढ़ाने आया हूं, उससे पहले दिल्ली में था, तो यहाँ एक प्रकार से कह सकते हैं इंग्लिश फैकल्टी बन गया हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों की फैकल्टी। तो अब मैं आपको उसी प्रकार से वीडियो में भी लेने की कोशिश करूंगा। इंग्लिश वालों की बड़ी प्रॉब्लम होती है कि
उन्हें इंग्लिश का मटेरियल नहीं मिल पाता है, तो मैं वो भी चीज देने की कोशिश करूंगा कि दोनों माध्यमों में मैं पढ़ाऊं आपको। और चूंकि हिंदी डोमिनेंस ज्यादा रहेगा क्योंकि स्टूडेंट वैसे ज्यादा होते हैं, मैं इंग्लिश का आपको वर्ड बताते जाऊंगा। फिर भी किसी को दिक्कत है तो कोशिश करूंगा बाद में इंग्लिश वीडियो की शुद्ध वीडियो दूं। तो हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र, या जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एग्रो क्लाइमेट जोन ऑफ एमपी। दोस्तों ये टॉपिक इसलिए रखा गया है ताकि कल के दिन जब आप एसडीएम बनो और किसी भी क्षेत्र में जाओ, किसी भी जिले में जाओ, तो आपको ज्यादा कृषि विज्ञानों के समान नहीं तो कम से कम सतही ज्ञान तो होना चाहिए कि आप चूंकि सभी विभागों के एसडीओ होते हो, तो उसमें कृषि क्षेत्र के भी आप एसडीओ रहोगे, तो आपको कम से कम इतना तो हो कि अगर आप भिंड मुरैना में आपकी पोस्टिंग होती है तो आप फसल से पहले वहां सरसों और वहां के अनुरूप जो खाद बीज है उनकी आप समुचित व्यवस्था या उपलब्धता करा सको। और जब आप बालाघाट में जाते हो तो वहां चावल के बीज की व्यवस्था कर सको, या आप झाबुआ, खरगोन, धार वगैरह में जाते हो तो आप वहां कपास की जो वो है उपलब्धता है, उनकी विशिष्ट जो बीज हैं वो किसानों को प्रदान कर सको या उनकी उपलब्धता रख सको। ऐसा ना हो कि आप भिंड में आपकी पोस्टिंग है और आपको इतनी भी नॉलेज नहीं है कि वहां आपने कपास की बीज है जो वहां उपलब्ध करा रहे हो। और दूसरा ऐसा भी ना हो कि देखो कई बार आप एसडीएम वगैरह को कृषि कार्यक्रमों में भी जाना होता है, तो ऐसा ना हो कि आप बालाघाट में बोल रहे हो और वहां आप कह रहे हो किसानों को बधाई, यहाँ इतनी बम्पर सरसों की पैदावार हुई और आपका ये योगदान। तो कम से कम एक कृषि, आप अधिकारी तो नहीं हो लेकिन कृषि के चूंकि एसडीओ रहोगे और सब डिपार्टमेंटों के आप एसडीएम एक एसडीओ होता है, तो आपसे भी उम्मीद की जाती है कि आप अपने क्षेत्र में कृषि की जो पैदावार है उसे बढ़ाने में वहां के किसानों की मदद करोगे। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हम अभी इतने अमीर या औद्योगिक देश नहीं है, तो कम से कम हमारी जरूरी है कि कृषि पैदावार तो होती रहे ताकि हम अपने जनता का भरण पोषण जो है वो बेहतर ढंग से कर सकें। उसमें एक एसडीएम एक महत्वपूर्ण कड़ी है, तो उसको ये चीज आनी चाहिए। इसी के लिए हमारे पीएससी वालों ने इस टॉपिक को रखा है। और हमारे मध्य प्रदेश में कृषि जो जलवायु क्षेत्र है उसे 11 क्षेत्रों में बांटा गया है ताकि विशिष्ट क्षेत्रों की हमें जलवायु, वहां की मिट्टी, वहां की जो फसल जो वहां पैदा होती है वो, और उस क्षेत्र के जो जिले हैं उनका हमें पता हो और उस क्षेत्र से हम विशिष्ट तैयारी कर सकें और वहां पैदावार बढ़ा सकें। चलो हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम लेते हैं कृषि ग्रिड क्षेत्र। दोस्तों ये आता है कृषि ग्रिड क्षेत्र। हम पहला जो टॉपिक है ये हमारा कृषि जलवायु का ग्रिड एरिया या ग्रिड क्षेत्र। ये आप देख रहे हो, इस ग्रिड क्षेत्र में आपका जिला आ जाएगा श्योपुर, मुरैना, भिंड और ये ग्वालियर। दोस्तों अगर ना दिख रहा हो तो आप लोकेशन से या मेरे वर्डों से आप देखते जाना। और शिवपुरी। एक ग्रिड हमारे जो जलवायु क्षेत्र है इसमें मुख्यतः ये जिले आते हैं, 5 जिले, और थोड़ा बहुत आंशिक रूप से आप गुना कह सकते हो। इसमें श्योपुर है, मुरैना है, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी। अब देखो ये 5 आधारों पर विभाजित है कृषि जलवायु। तो वो 5 आधार यहाँ कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ की वर्षा। तो आपको पता होगा कि भिंड मुरैना जो है वो कम वर्षा क्षेत्र में आते हैं, तो यहाँ की जो वर्षा है वो 60 सेंटीमीटर है लगभग, और अधिकतम जो वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर। यहाँ की अगर हम जलवायु की बात करें तो दोस्तों आपको पता है कि ये जो कर्क रेखा से ऊपर क्षेत्र तो है, तो गर्मी तो रहेगी, और या ऐसा मौसम रहेगा कर्क रेखा के आसपास क्षेत्र जहाँ गर्मी भी हो सर्दी भी हो, तो यहाँ गर्मी अधिक रहेगी। और चूंकि यहाँ वर्षा कम होती है तो यहाँ जो जलवायु रहेगी वो रहेगी शुष्क गर्म जलवायु। कैसी? शुष्क गर्म जलवायु, या अगर अपन इंग्लिश में बोलें तो ये रहेगा ड्राई ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और वर्षा को तो आप जानते हो रेनफॉल, और ये इतना सेंटीमीटर है। अगर हम यहाँ के आगे की बात करें तो यहाँ की अगर मृदा की बात करें, मृदा यानी सॉइल, सिंपल सी बात है। तो जो सॉइल है यहाँ की वो चंबल और चंबल की सहायक नदियां हैं, तो यहाँ की जो मिट्टी है वो है जलोढ़,
और ये यहाँ पर सिंध नदी है, तो सिंध नदी में जो मृदा पाई जाती है या सिंध नदी के आसपास जो मृदा पाई जाती है वो पाई जाती है बालुई। तो इंग्लिश में इसका रहेगा एल्यूअल सैंड सॉइल। अब बात करें यहाँ की फसल की, तो दोस्तों ये चूंकि सूखा ग्रसित क्षेत्र है, तो अगर यहाँ जहां जहां चंबल की नहरें या बेतवा की नहरें तथा सिंध की नहरें पहुंच गई हैं, तो वहां जो फसलें होती है वो फसलें होती है गेहूं एवं गेहूं से जो संबंधित फसलें हैं वो इस क्षेत्र में की जाती है। और ज्वार वगैरह की दोस्तों फसलें तो कम होती हैं, लेकिन ये ज्वार का क्षेत्र, मतलब जिस प्रकार से ज्वार के लिए कम वर्षा लगती है उसलिए उस प्रकार से ज्वार के समान जो वर्षा है, जो फसलें हैं वो इस क्षेत्र में की जा सकती है। तो जो एरिया है या जो रीजन है वो है गेहूं ज्वार रीजन। क्लियर? हम दोस्तों अगले क्षेत्र पे बढ़ते हैं। तो अगला जो क्षेत्र है वो है बुंदेलखंड। दोस्तों कोशिश कर रहा हूं मैं जल्दी से जल्दी ये वीडियो समाप्त हो, कम टाइम लगे, लेकिन दोस्तों मेंस पढ़ रहे हैं आप लोग, मजाक नहीं है ये। और हमारे एग्जाम का ये सबसे मुख्य चरण है, प्री और इंटरव्यू से भी ज्यादा वो मुख्य चरण है मेंस, और यही आपकी गहनता बताती है। अगर आपके पास मेंस में अच्छे नंबर आए तो इंटरव्यू भी में भी उनका कोई जो इंटरव्यू वाले हैं तो इंटरव्यू में भी कोई डर नहीं रहता। बेहतर नंबर हो, 850 तक नंबर आपके इंटरव्यू में हो तो सॉरी मेंस में हो तो भाड़ में जाए फिर इंटरव्यू वाले। ये स्थिति होती है कि अगर आपको 50, 100, 70, 80 भी देगा तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कई ऐसे कैंडिडेटों से मिला हूं जिनको इंटरव्यू में 90, 70, 80 नंबर दिए तो वो सिलेक्शन हो गए सिर्फ मेंस की दम पे। तो मेंस में चूंकि देखो समय लगता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, और आप ऐसे कोई नवाब है नहीं कि देश चलाना है आपको, तो कम से कम आपको नॉलेज की चीज मिल रही तो उसमें आप समय इन्वेस्टमेंट जरूर करें। तो ये बुंदेलखंड का कृषि जलवायु क्षेत्र है यहाँ पर। तो बुंदेलखंड में जो जिले आते हैं वो आएगा छतरपुर, ये आएगा आपका टीकमगढ़। यहाँ पर बुंदेलखंड में जो जिला है वो नया जिला जो बना है वो है निवाड़ी, और ये यहाँ पर जो जिला है वो दतिया, और थोड़ा बहुत इसमें शामिल किया जाता है आंशिक रूप से अशोकनगर या जो चंदेरी मंगौली के आसपास का एरिया है वो। ये है बुंदेलखंड का कृषि जलवायु क्षेत्र। दोस्तों यहाँ की सबसे पहले बात करते हैं जिन पैमानों पर यह बात की, तो सबसे पहला जो पैमाना है वो है वर्षा या रेनफॉल इंग्लिश में। तो यहाँ की जो वर्षा है आप देख रहे हो, ये जो शिवपुर का जो क्षेत्र है या ग्रेड वाला क्षेत्र ये थोड़ा ऊपर है, यानी समुद्र से इसकी जो दूरी है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए यहाँ तक रेनफॉल थोड़ा जो प्रेसिपिटेशन है वर्षा का वो कम हो जाता है। और ये थोड़ा निचला एरिया है तो यहाँ की वर्षा कम रहेगी, लेकिन एज कम्पेयर टू चंबल संभाग या ग्रेड क्षेत्र उससे ज्यादा रहेगी। तो यहाँ की वर्षा है जो 80 से 100 सेंटीमीटर। आप लोग जानते हो कि 80 से जो 100 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र है, खासकर ये वाला जो एरिया है, तो इस वाले क्षेत्र में जो आराम से वर्षा फसल हो सकती है। 80 से 100 वाले क्षेत्र में गेहूं एवं गेहूं के साथ साथ वाली जो फसलें हैं वो बेहतर हो सकती हैं, जो गेहूं के समान जलवायु जो चाहती हैं। तो ये फसल जो क्षेत्र रहेगा या जो रीजन रहेगा तो ये वही सेम रहेगा जो उसके लिए था गेहूं ज्वार क्षेत्र। ज्वार देखो अभी कम होने लगा है, उसकी जगह दूसरा फसल ने स्थान ले लिया है, लेकिन ज्वार इसलिए लिखा जा रहा है कि ज्वार के समान वाली जो 60 है, 70 है या 80 सेंटीमीटर वाली जो फसलें हैं वो इस क्षेत्र में की जा सकती हैं। जैसे कि मटर जैसी फसलें हैं जो समान जलवायु वाली फसलें हैं वो यहाँ की जा सकती है। तो ये जो रीजन है बीट ज्वार रीजन। देखो दोस्तों इसमें हर फसल नहीं लिखी जाएगी, ये हम जलवायु क्षेत्र की बात कर रहे हैं, मतलब गेहूं और ज्वार के नाम आया तो जैसे गेहूं 80 से 120 वर्षा के बीच में हो जाता है, जैसे ज्वार है 50 से 80 के बीच में हो जाता है। तो इस प्रकार की वर्षा वाली फसलें, इस प्रकार की मिट्टी में होने वाली फसलें सभी इस क्षेत्र में हो जाएंगी। अब हम यहाँ की बात करते हैं, हमने बात की थी जलवायु की, तो जलवायु बिल्कुल सेम रहेगी जो उसके लिए थी, हालांकि इसमें थोड़ी नमी कम रहती है। तो यहाँ की जो जलवायु है वो है गर्म जलवायु, या जिसे हम कह सकते हैं
ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट और एक प्रकार से मिश्रित क्लाइमेट यहाँ पाया जाता है। सभी प्रकार के मौसम इस क्षेत्र में होते हैं, तो हम कह सकते हैं मिश्रित जलवायु यहाँ की है या मिक्स्ड जलवायु है। इसके बाद जलवायु के बाद यहाँ हम बात करते हैं सॉइल की या मृदा की। तो यहाँ की जो सॉइल है वो है मिक्स्ड सॉइल। मिक्स्ड सॉइल का मतलब है ये छतरपुर और जो टीकमगढ़ का एरिया है यहाँ पर, और ये निवाड़ी यहाँ पर रेडिश सॉइल पाई जाती है। यहाँ ये जो मृदा है यहाँ जलोढ़ और रेडिश दोनों पाई जाती है। यहाँ काली और काली के साथ साथ स्टोन वगैरह की मृदा पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ ब्लैक सी मृदा पाई जाएगी और यहाँ रेड पाई जाएगी। तो इस बीच के क्षेत्र में भूरी मृदा भी पाई जाएगी, यानी यहाँ सभी प्रकार की मृदा पाई जाती हैं। रेड, येलो और ये दतिया वगैरह में जलोढ़ या एलुवल, और ये यहाँ रेड और ब्लैक मिक्स होती है तो भूरी। तो कहा जा सकता है कि यहाँ सभी प्रकार की मृदा पाई जाती है, इसलिए हम उसको नाम दे दिया हमने मिक्स्ड सॉइल। और यहाँ जब खरीफ की फसलें होती हैं तो इस क्षेत्र में दलहन की फसलें की जाती हैं, लेकिन हम सिर्फ डोमिनेंट रीजन में सिर्फ डोमिनेंट फसलों की बात करते हैं। तो यहाँ ये जो क्षेत्र है अधिकतर गेहूं क्षेत्र में आता है, जहाँ बेतवा की नहरें पहुंच चुकी हैं, जैसे टीकमगढ़ का कुछ क्षेत्र हुआ या यूपी से संबंधित क्षेत्र है, या छतरपुर में उर्मिल नदी वगैरह है, तो वहां गेहूं का अच्छा पैदावार होता है। जिनके पास सिंचाई का उत्पादन है वहां गेहूं की अच्छी फसलें इस क्षेत्र में की जाती है। इसके बाद हम यहाँ निचले जिलों की ओर चलते हैं। तो ये जिले हुए दोस्तों, इस क्षेत्र में एक पर्वतमाला फैली हुई है। इस पर्वतमाला का नाम है विंध्यन पर्वतमाला। और ये विंध्यन पर्वतमाला आप देख सकते हो इस लाइन में सीहोर से लेके कहीं पर खत्म है, कहीं फिर है, फिर कहीं पर नहीं है, फिर कहीं पर है, फिर कहीं दमोह में इसकी ऊंचाई ज्यादा है, जैसे सद्भावना शिखर है। तो इस पूरे क्षेत्र में ये पर्वतमाला फैली हुई है छोटे छोटे पहाड़ों के रूप में, और वहीं पर जो मृदा बनी है तो इसी पर्वत पर, चूंकि ये जो विंध्याचल पर्वत है या विंध्यन पर्वत है, अब ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो कुछ यहाँ की जो मिट्टी है, अवशिष्ट पर जो पर्वत है ये पूरा मिटता जा रहा है, या इसको अवशिष्ट पर्वत को इंग्लिश में बोला जाता है रेजिडुअल माउंटेन। तो ये रेजिडुअल माउंटेन का उदाहरण है। तो ये जो पर्वत है ये मिटता जा रहा है और आसपास की जो मिट्टी है उसमें समाहित होता जा रहा है। इसलिए यहाँ की जो मिट्टी है अन्य क्षेत्रों के मुकाबले, या नर्मदा का क्षेत्र है या ये ऊपर का क्षेत्र है, इसके मुकाबले उठा हुआ है, इस प्रकार से उठा हुआ है, इस टाइप से उठा सा है। इसलिए ऐसे उठे हुए जो क्षेत्र को है हम वो पठार बोलते हैं, और ये विंध्याचल का है तो इसलिए इस एरिया को हम बोलते हैं, सिंपल सी बात है, इस एरिया को हम बोलते हैं विंध्यन पठार कृषि क्षेत्र। ठीक है, इंग्लिश में सिंपल सी बात है, विंध्यन प्लेट्यू एग्रीकल्चर जोन। अब आप देख रहे हो, जिनको मैप का थोड़ा बेहतर अध्ययन होगा, चूंकि मेंस तक पढ़ोगे और प्री जब आप निकाल के आओगे या प्री की तैयारी करोगे तो आपको पता चल जाता है कि इस क्षेत्र में कौन कौन से जिले हैं। तो इस क्षेत्र में अगर हम जिलों की बात करें तो यहाँ दोस्तों आ जाता है गुना, यहाँ आ जाएगा विदिशा, यहाँ पर दोस्तों है सागर, यहाँ है रायसेन, और इस तरह अगर हम जाते हैं तो यहाँ दमोह है, यहाँ हमारी राजधानी भोपाल है जो इन्हीं पर्वतों पर है, इस तरफ सीहोर है, सीहोर में ये दोनों तरफ हैं। यहाँ हम बात करेंगे कि राजगढ़ है, और ये जिले इस वाले जो क्षेत्र है जिसे हम बोलते हैं विंध्यन पठारी क्षेत्र, ये इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें अगर हम वर्षा की बात करें, यहाँ वर्षा या जिसे हम रेनफॉल बोलेंगे, तो यहाँ की जो रेनफॉल है दोस्तों, इस तरफ तो रेनफॉल है ये सीहोर, इस तरफ रेनफॉल है 80, और यहाँ ये जो रायसेन दमोह विदिशा इस तरफ से जो वर्षा है वो है 100 सेंटीमीटर इस पूरी तरफ। तो यहाँ की जो वर्षा क्षेत्र है वो है 80 से 100। कई किताबों में 100 से 120 दिया है, जो दोस्तों गलत है। आप कैसी भी ज्योग्राफी यूज करके देख लेना, रायसेन गुना कहीं भी यहाँ 120 तक वर्षा नहीं होती दोस्तों। 120 के क्षेत्र इस तरफ है। तो
तो 80 से 100, या कई नोट्स भी मैंने देखे हैं, मेरे सामने भी ऐसे नोट्स पढ़े जिनमें 120 लिखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको 100 बता रहा हूँ, क्योंकि आप अगर बेहतर पढ़ोगे तो आप चीजें समझ जाओगे। इसके बाद अगर हम बात करें जलवायु या क्लाइमेट की, तो यहाँ की जो जलवायु है वो है इस वाले क्षेत्र की। देखो यहाँ ऊपर की तो गर्म जलवायु है, लेकिन चूंकि हम इस वाले क्षेत्र की बात करें या सीहोर और भोपाल वगैरह की जलवायु करें, तो यहाँ की जलवायु है एक प्रकार से गर्म एवं समशीतोष्ण। मोस्टली तो गर्म ही है, इसलिए इसको हम बोलेंगे ट्रॉपिकल। और ज्यादातर किताबों में समशीतोष्ण दे रखा है, जो कि एक प्रकार से गलत है, हो नहीं सकता है। तो शुद्ध मालवा के लिए यहाँ भोपाल, सागर, विदिशा, गुना, यहाँ तो बहुत गर्मी रहती है। ट्रॉपिकल एंड समशीतोष्ण को इंग्लिश में बोला जाता है टेम्परेट क्लाइमेट, इस एरिया का है। वर्षा की बात करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि विदिशा और ये आसपास का जो गुना क्षेत्र है, यहाँ जो फसल है वो मुख्यतः चना अधिक होता है और कहीं कहीं गेहूं होता है। तो ये जो एरिया है, जो फसली क्षेत्र, ये है गेहूं चना क्षेत्र, या जिसको हम बोल सकते हैं वीट ग्राम रीजन। एक पॉइंट और रहता है, हाँ, इसके बाद बात करते हैं मृदा की या सॉइल की। तो यहाँ की जो सॉइल है वो है नॉर्मल ब्लैक। और नॉर्मल ब्लैक, देखो ये माउंटेन एरिया है, तो माउंटेन में क्या होता है, आप देखोगे स्टोन या पर्वत, या जो पर्वतों में होते हैं वो कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। नॉर्मल ब्लैक मिक्स्ड विथ स्टोन एंड कंक्रीट, या जैसे अपन बोल सकते हैं बोल्डर्स, यहाँ इस प्रकार की सॉइल पाई जाती है। अगर इंग्लिश में, हिंदी में बात करें तो सामान्य काली मृदा और जो कि पथरीली है, इस प्रकार की मृदा यहाँ पाई जाती है। हम अगले टॉपिक पे आते हैं, अगले क्षेत्र की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों इस तरफ के लिए जो अपना क्षेत्र चला जाता है, इस वाले एरिया को हम दोस्तों सामान्य विभाजन की बात नहीं कर रहे हैं, हम कृषि जलवायु वाले क्षेत्र के विभाजन की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र है मालवा कृषि क्षेत्र, आप इसमें जिले देख रहे होंगे, ये आ जाएगा यहाँ पर जिला, या थोड़े से नीचे उज्जैन, रतलाम, ये इंदौर, देवास। यहाँ पर जो जिला है वो है शाजापुर, आगरमालवा, और ये आपका जिला रहेगा बड़वानी, और ये रहेंगे कुछ झाबुआ भी, झाबुआ आंशिक, और धार का अधिकतर हिस्सा, मतलब आप धार का कह सकते हो 80% हिस्सा इस क्षेत्र में आता है। और ये रहेगा मंदसौर, नीमच, ये पूरे तो नहीं आते, कुछ ग्रिड क्षेत्र में आते हैं, आंशिक रूप से ये जिले आपके रहेंगे। अब यहाँ की हम बात करें अन्य जो हम 5 विभाजन हैं, तो ये एक तो रहा क्षेत्र जिले, दूसरा हमारा विभाजन है वो है रेनफॉल या वर्षा। तो यहाँ की जो रेनफॉल है दोस्तों, वो रेनफॉल कम ही है, 60 से 80 सेंटीमीटर। बात करें तो यहाँ की जलवायु, दोस्तों इस शुद्ध मेंस का टॉपिक ज्यादा है, प्री वालों के लिए इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जलवायु यहाँ की है समशीतोष्ण। समशीतोष्ण यानी होता है जहाँ गर्म और जो सर्दी मौसम है, इनके टेम्परेचर में ज्यादा अंतर नहीं होता। यानी कहने का मतलब है ना अधिक गर्मी ना अधिक सर्दी। जो इंदौर में लोग रह रहे हैं, उज्जैन में लोग रह रहे हैं, उनको इसका पता है कि किस प्रकार का तापमान है। और ये कालिदास और कई लोगों ने इस जलवायु को संसार की बेहतरीन जलवायु कहा है। फाहियान ने भी इस जलवायु को बेहतरीन जलवायु कहा है। तो यहाँ का जो जलवायु है टेम्परेट क्लाइमेट, कई लोगों ने इसको इवन क्लाइमेट कहा है, ऐसा नहीं होता है, टेम्परेट क्लाइमेट है इसको बोला जाता है। बात करें तो फसल क्षेत्र या मालवा की जो फसल है, तो मालवा की जो प्रमुख फसल है वो है, सबको पता है, सिंपल सी बात है। तो ये आएगा आपका
गेहूं और गेहूं के साथ साथ ज्वार, कपास एंड सोयाबीन क्षेत्र। हालांकि खरीफ की फसलें कम शामिल की जाती है, लेकिन फिर भी है। अब अगर मैं ये तीनों लिखा देता तो आपको कहीं ना कहीं लगता कि सर ने कुछ छोड़ दिया है, तो ये तीनों चीजें हैं। और इसके साथ जो अगला एक और पॉइंट है हमारा इसमें शामिल, वो है सॉइल। तो सॉइल है यहाँ की नॉर्मल ब्लैक, यानी आप कह सकते हो सामान्य काली। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो क्षेत्र रह गया है, इसमें कुछ आप क्षेत्र देखोगे, ये कुछ क्षेत्र झाबुआ का रह गया है और कुछ क्षेत्र रह गया है अलीराजपुर का। तो ये झाबुआ एवं अलीराजपुर का वो पर्वतीय क्षेत्र है जहां आपने सुना होगा वो हलमा प्रोजेक्ट चलता है, या इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं पानी की कमी है। तो यहाँ जो वर्षा है वो 60 सेंटीमीटर के लगभग होती है। इसको हम एक अलग डिवीजन का नाम देते हैं झाबुआ की पहाड़ियां, क्या कहा जा सकता है, हिल्स ऑफ झाबुआ। तो यहाँ की अगर वर्षा की बात करें तो वर्षा जो यहाँ है वो है, रेनफॉल है 60 से 80 सेंटीमीटर। बात करें जलवायु की, जलवायु मालवा की समान है, टेम्परेट, या हम जिसको बोलते हैं समशीतोष्ण। जिले की बात मैंने पहले ही बता दी, झाबुआ एवं अलीराजपुर के पर्वतीय क्षेत्र। इसके बाद हम बात करते हैं मृदा की। तो यहाँ की जो मृदा है वो है ब्लैक सॉइल मिक्स्ड विथ बोल्डर, कंक्रीट एंड स्टोन। आप सिंपल सी बात समझ सकते हो कि काली मृदा जिसमें पथरीली एवं कंकरीली मृदा की प्रधानता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप झाबुआ की पहाड़ियों की बात कर रहे हो, तो झाबुआ की जो पहाड़ी क्षेत्र वैश्य विभाजन में मालवा में आता है, सिंपल विभाजन में। तो जब ये मालवा से टच है तो इसकी मृदा काली रहेगी। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं पहाड़ियों की, तो पहाड़ियों पर कंक्रीट या जो पत्थर है वो ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ की इस प्रकार की मृदा रहेगी। अब बात कर रहे हैं इस क्षेत्र की फसल की। तो इस क्षेत्र की फसलें जो हैं प्रमुखता, उसमें अधिकतर जो वो गहनता है वो है कपास, ज्वार एवं गेहूं। ये यहाँ की इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें हैं। कपास या ज्वार का ज्यादा है और गेहूं जो है वो कम में आती है, लेकिन मुख्यतः प्रधानता इस प्रकार की है। अब हम आते हैं दोस्तों, कोशिश कर रहा हूं आपको बेहतर ढंग से समझा पाऊं और वीडियो भी आगे ना बढ़े, लेकिन मेंस का वीडियो है, इतना समय लगेगा। और कभी जीवन में हमें अगर सही जगह समय देना है तो वहां आप जरूर समय दें, क्योंकि आप दिन भर इधर उधर ये चेटिंग और फेसबुक पे निकाल दो। उससे बेहतर हो कि आप ऐसी तैयारी करो, ऐसे क्वेश्चन करो जो आगे आपको कम से कम मेंस में काम आए। आगे ये मेंस में जो इस बार मेंस दे रहे हैं उनके लिए ये कम से कम 15 नंबर का क्वेश्चन है, और आगे ये 11 या छोटे कोई एक फॉर्म पूछ रहे तो 11 और 3 कम से कम 15-16 नंबर का फिर भी आपके सिलेबस में हमेशा रहने वाला है। तो अगला हमारा जो डिवीजन है वो है निमाड़ का पठार, इंग्लिश में हम बोले सकते हैं प्लेटिव, कह सकते हैं, बोलेंगे प्लेटिव ऑफ निमाड़। क्लियर दोस्तों, गहनता से देखते जाए। ये वीडियो आप इंदौर या कहीं भी ग्वालियर वगैरह में जाओगे, कहीं बहुत बेहतर अच्छा वीडियो होगा, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है तो उस चीज से हमें समझाने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है। और आप समझ जाओगे तो इसके आधार पर और भी कई क्वेश्चन पढ़ते रहो। मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों, आप मुझे सब्सक्राइब करें ना करें कोई मतलब वो कोई मायने नहीं है, मैं आपसे कह नहीं रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप मिलेंगे पीएससी के बेहतर गाइडर से, जो आपको शानदार ढंग से बता पाएगा कि कैसे आप पीएससी के लिए पढ़ें, कैसे आप पीएससी निकाल पाएं। और मेरे से रिलेटेड जो आप टॉपिक या वीडियो देखेंगे उसमें आपको मजा आएगा कि हाँ, किसी ने कुछ सीखा। निमाड़ का पठार, तो निमाड़ के पठार में जो मुख्य जिले हैं
वो है दोस्तों बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन और कुछ हिस्से हरदा के, पूरा नहीं, आंशिक हरदा, या ये है कुछ धार की जो तहसील, कुक्षी तहसील है वो धार की। अब बात करें यहाँ के वर्षा की, तो दोस्तों यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जो बादलों को नहीं रोक पाती हैं, या बादल जो क्लाउड्स हैं उनमें बैरियर नहीं बन पाते, इसलिए यहाँ वर्षा इतनी ज्यादा नहीं हो पाती है। तो यहाँ की जो वर्षा है वो है 60 से 80, बिल्कुल मालवा के समान। ये पूरी जो लाइन है इस वाली, यहाँ 80 से 60 वर्षा होगी पूरे क्षेत्र में, और यहाँ जो लाइन आएगी ये यहाँ 80 से 100 वर्षा रहेगी, जिसमें बुंदेलखंड दिया जाता है। यहाँ जो आगे क्षेत्र जाएगा यहाँ 100 से 120 ये, और ये 120 से 140 है। ये लाइन जो है 140 से 160 है, सिंपल सी लाइन है, किसी दिन अलग टॉपिक में पढ़ाऊंगा मैं। तो यहाँ जो वर्षा है निमाड़ के पठार में वो है 60 से 80 सेंटीमीटर। दोस्तों अगर कहीं छोटा लिखा जा रहा हो तो कोशिश करना दोस्तों सुनने पर ध्यान दे लेना। देखो ये पढ़ाई ये शिक्षा है, या चमक दमक का इतना महत्व नहीं है। मैंने कई चमकते दमकते चेहरों को या पीएससी में इंटरव्यू से बाहर होते देखा है, मेंस तक में नहीं देखा है। तो दोस्तों आप उसमें मत रहना कि यहाँ के बढ़िया एनिमेशन से वीडियो आए, शानदार लिखा जाए, या हमें बिल्कुल लैपटॉप का ही लिखा हुआ वो टेम्पलेट मिले, तो उस पर ध्यान नहीं देना। हमें ध्यान देना है नॉलेज पे, कंसेप्ट पे। और आप नॉलेज कंसेप्ट कैसे भी मिले, चाहे कम संसाधनों के साथ मिले, चाहे उसमें चमक दमक कम रहे। और हाँ, ये सच्चाई है कि जो बहुमूल्य होते हैं जरूरी नहीं है उनमें चमक हो, समझ रहे हो। कई चीजें ऐसी हैं तो उससे भी काम की हैं, लेकिन हमें ज्ञान जिस रूप में मिले, आप देखोगे जहाँ चमकती क्लासों में जिनमें तुम जा रहे हो वहां वो तुमसे लाखों लूट लेते हैं, और कई बार उनके सिलेक्शन नहीं होते, और जिनके सिलेक्शन होते हैं वो उनको खरीद लेते हैं। 80 से 100 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा है। बात करें जलवायु, तो जलवायु यहाँ की बिल्कुल इंदौर के समान है, लेकिन यहाँ की जलवायु बड़वानी वगैरह में बहुत अधिक गर्म रहती है, गर्म एवं समशीतोष्ण क्लाइमेट है यहाँ का। इंग्लिश में आपको जैसे बोलेंगे हम ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। दोस्तों सुनते जाना, अगर शब्द अगर नहीं दिख रहा हो तो सुनने से ही आपको जो शब्द हैं वो याद आ जाएंगे। टेम्परेट क्लाइमेट। और इसके बाद यहाँ की जो जिले तो मैंने बताई दी है। फिर यहाँ की बात करते हैं मृदा की या सॉइल की। तो यहाँ की जो सॉइल है वो नॉर्मल ब्लैक है, तो जिसे हम ब्लैक कहा जा सकते हैं। मृदा जो है वो काली मृदा है। और आपको पता है कि ये जो क्षेत्र है एक प्रकार से कपास का हब है, तो यहाँ की फसलें आराम से आप सिंपल समझ सकते हो। तो जिन क्षेत्रों में बेहतर कपास की जलवायु है, काली मिट्टी है, वहाँ कपास, और जहाँ कम वर्षा होती है, अलीराजपुर और क्षेत्र से जो जिले लगते हैं, बड़वानी से जो क्षेत्र लगते हैं, ये ज्वार क्षेत्र, क्योंकि वर्षा 80 से कम है, 60 से कम है, और 60 से कम में ज्वार या ज्वार की जो भाई बहने टाइप की फसलें होती हैं वो फसलें इस क्षेत्र में की जाती हैं। ठीक है, हम अगले डिवीजन पे आते हैं। और जो लिख रहा हो, जो नोट्स बना रहा हो, वो पुश करके लिखता जाए, ऐसा नहीं कि वहां से डिलीट कर दिया कहाँ से लिखूं मैं। तो ये जो अगला क्षेत्र है ये सतपुड़ा का निचला क्षेत्र है। तो जो सतपुड़ा की नदियां जो बहा के इस तरफ मिट्टी ले गई, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ निचले क्षेत्र से उठा हुआ है थोड़ा इस टाइप का। इसमें यहाँ पर जो नदियां हैं, जैसे आप देखोगे जो ताप्ती वगैरह नदी है, या नीचे जो जाती है बरदा वगैरह है, या अन्य सहायक नदी है, पेंच वगैरह, तो ये अपने साथ अवसाद लाए हुए इस क्षेत्र को अन्य क्षेत्र के मुकाबले ऐसा उठा सा बना दिया है, इसलिए इस क्षेत्र को बोला जाता है सतपुड़ा का पठार। दोस्तों पर्वत पर खेती नहीं होती सतपुड़ा की, वहां तो ऐसी किसी में हिम्मत नहीं है कि वहां अपने जो स्वराज या ऐसा जो भी ट्रैक्टर है वहां तक चढ़ा पाए। तो जो निचले क्षेत्र हैं उनसे लगे हुए जिले हैं वहां पर खेती होती है, इसे बोला जाता है सतपुड़ा का पठार, या जिसे हम बोल सकते हैं प्लेट्यू और सतपुड़ा, जिससे निचला लगा क्षेत्र। तो ये निचले लगे क्षेत्र में जो खेती की जाती है वो यहाँ पर जिले हैं, इस तरह पे बैतूल
और यहाँ जो जिला है वो है छिंदवाड़ा या छिंदवाड़ा के कुछ क्षेत्र। तो यहाँ जो वर्षा होती है इस क्षेत्र में, वो वर्षा ज्यादा तो नहीं होती, लेकिन हाँ इतनी जरूर होती है कि इसे हम 100 से 120 सेंटीमीटर वाले वर्षा क्षेत्र में रखे जा सकते हैं, या कह सकते हैं कि अच्छी वर्षा इस क्षेत्र में आराम से होती है 100 से 120। और यहाँ की जो जलवायु है, इस वाले क्षेत्र की निमाड़ की जो जलवायु है वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि शीतल जलवायु है, नॉर्मल जलवायु या समशीतोष्ण कहा जा सकता है। शीतल जलवायु या कोल्ड जलवायु है, और गर्मियों के दिन में गर्म रहती है, लेकिन कम गर्म जलवायु यहाँ पर इस क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद दोनों ही प्रकार की जलवायु कह सकते हैं, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, दोनों प्रकार की जलवायु है या उनका मिक्सअप है। बात करते हैं मृदा की। तो यहाँ पर जो मृदा है, ये पहाड़ी क्षेत्र के लाभ बार बार इस क्षेत्र की मिट्टी नीचे को बहा ले जाती है। तो यहाँ जो काली मृदा है उसकी जो लेयर है वो थिन है, तो अपन कह सकते हैं थिन ब्लैक लेयर। और चूंकि पर्वतीय क्षेत्र है तो उसमें देखो सिंपल है कि कंक्रीट या पत्थर तो रहेंगे। थिन ब्लैक लेयर विथ मिक्सचर ऑफ स्टोन एंड बोल्डर। ठीक है, तो यहाँ की जो मृदा है कंक्रीली पथरीली है, और इसे हल्की काली मृदा भी कहा जा सकता है, जिसकी छिछली काली मृदा जिसकी लेयर कम है। और यहाँ जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है मुख्यतः वो फसलें जो की जाती हैं वो है गेहूं, ज्वार, लेकिन छिंदवाड़ा के क्षेत्र में थोड़ा बहुत चावल की भी खेती की जाती है, लेकिन प्रधानतः गेहूं ज्वार की है। ज्वार मतलब आजकल चूंकि पैदावार कम की जाती है, लेकिन ज्वार के समान जो भी जलवायु वाली फसलें हैं वो इस क्षेत्र में की जाती हैं। इसके बाद हम आते हैं इस क्षेत्र के अगले डिवीजन पर। तो ये है इस क्षेत्र का अगला डिवीजन। इस क्षेत्र को बोला जाता है छत्तीसगढ़ का मैदान, और इसमें जो हमारा जिला आता है वो है बालाघाट। जो हमारा सतपुड़ा पर्वत है, इसके निचले का जो एरिया है, यहाँ जो बैनगंगा जैसी नदी है उसने जो प्लेन करा दिया है, तो जिस क्षेत्र में चावल की खेती होती है इसे बोला जाता है छत्तीसगढ़ का मैदान। तो यहाँ की अगर हम वर्षा की बात करें तो आपको पता होगा कि ये क्षेत्र जो है दोनों तरफ से वर्षा प्राप्त करता है, और सतपुड़ा से हमारे बादल टकरा के यहाँ वर्षा भी ज्यादा कराते हैं। तो इस वाले क्षेत्र में वर्षा हमारे मध्य प्रदेश में 120 से लेके 160 तक होती है। तो ये बालाघाट वाले जो रीजन है, इस क्षेत्र में जो वर्षा है वो 120 से लेके 160 सेंटीमीटर होती है। जलवायु जो यहाँ की है वो है गर्म एवं आर्द्र, जिसको हम बोलेंगे ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ अगर फसल की बात करते हैं या फसल क्षेत्र की बात करते हैं या क्रॉप रीजन की बात करते हैं, तो बड़ा सिंपल सी बात है। 120 से 160 में जो सबसे अच्छी फसल होती है वो एक ही है, दैट इज राइस। तो ये जो रीजन है किसी और फसल का नहीं है, सिर्फ राइस की फसल यहाँ पर इस क्षेत्र में की जाती है। बात करें सॉइल की, तो दोस्तों यहाँ की जो सॉइल है सबको पता होगा, इस क्षेत्र में जो वर्षा है वो रेड और येलो है, और चूंकि ये लो उत्पादन वाले क्षेत्र भी हैं तो यहाँ की सॉइल है रेड येलो सॉइल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले रीजन पर। ये जो यहाँ के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेके इस तरफ का जो क्षेत्र है, ये इस क्षेत्र को बोला जाता है छत्तीसगढ़ के समान फसलें होती है यहाँ पर, इसलिए हम इस क्षेत्र को बोलते हैं, इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, यानी ये छत्तीसगढ़ के समान है इसका क्लाइमेट।
तो इसमें जिले जो आएंगे वो आता है दोस्तों सिंगरौली, सीधी, शहडोल, उमरिया, हालांकि उमरिया थोड़ा ऊपर है, उमरिया, और इसमें कटनी भी का भी कुछ क्षेत्र आ जाता है, कटनी, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला। दोस्तों मेंस के टॉपिक हैं, थोड़ी बातचीत और मजाकबाजी इसमें कम हो पाती है क्योंकि मेंस एक वहाँ सीरियस टॉपिक है और मजाक जो है वो प्री तक ही सीमित है, इसलिए क्योंकि अपने आप को बोर ना करें। तो ये हमारे यहाँ के क्षेत्र हैं। तो इस क्षेत्र में आप देखोगे कि हमारी मैकाल पर्वतमाला है और दूसरी पर्वतमाला यहाँ फैली हुई है, कैमूर पर्वतमाला ही। तो यहाँ की अगर हम वर्षा की बात करें इस क्षेत्र में, तो वर्षा यहाँ की ज्यादा ही होती है, 120 से लेके 160 सेंटीमीटर। सोइल की बात करें तो यहाँ जो मिट्टी है वो है लाल पीली, रेड येलो सॉइल, रेड येलो। और आप पहाड़ी देख रहे हो तो उसमें सिंपल सी बात है कि पहाड़ में तो पत्थर कंकड़ पाए जाएंगे, तो मिक्स्ड विथ स्टोन्स, कंक्रीट एंड बोल्डर। इसके बाद हम आगे बात करते हैं यहाँ की फसल की बात। तो आप सबको ही पता होगा कि यहाँ की जो फसल है वो चावल ही रहेगी। तो यहाँ चावल की इस क्षेत्र में फसल में अधिकता है, बस ये तीनों रहती हैं। जलवायु की बात करें तो इस क्षेत्र की जो जलवायु है वो है टेम्परेट प्लस ह्यूमिडिटी। मतलब यहाँ ह्यूमिडिटी फुल क्लाइमेट रहता है और समशीतोष्ण जलवायु है, लेकिन उसमें एक प्रकार क्योंकि ऊंचाई है तो ऊंचाइयों, पहाड़ों की ऊंचाइयों पर जैसे जैसे हम जाते हैं तो वायु दाब वगैरह कम हो जाता है, तो वहां तापमान जो है वो कम रहता है। इसलिए यहाँ तापमान तो कम है लेकिन उसमें आर्द्रता जरूर है। इसके बाद हम आते हैं अगले क्षेत्र पे, जो बचा हुआ क्षेत्र है वो है ये वाला क्षेत्र आप देख रहे हो। इस वाले को बोला जाता है सेंट्रल नर्मदा वैली, या हम इसको हिंदी में बोलेंगे केंद्रीय नर्मदा घाटी। केंद्रीय नर्मदा घाटी में टॉप जिले आएंगे यहाँ पर जबलपुर, नरसिंहपुर, और यहाँ जिला आएगा आपका होशंगाबाद, यहाँ हरदा, और यहाँ कुछ क्षेत्र आ जाता है कटनी का। दोस्तों यहाँ वर्षा कम होती है, यहाँ वर्षा ज्यादा होती है, और बाकी तो क्षेत्र आपका मैदानी है पूरा, वो एक प्रकार से फ्लैटिव एरिया है। तो यहाँ की जो वर्षा है वो एवरेज वर्षा होती है 100 से 120। यहाँ की अगर हम उसकी बात की जाए मृदा की, तो यहाँ की मृदा है गहरी काली मृदा, जिसे हम बोलेंगे डार्क ब्लैक सॉइल। और यहाँ की अगर हम जलवायु की बात करें तो जलवायु यहाँ की दोनों ही है, गर्म एवं शीतल जलवायु, जिसे हम कह सकते हैं मतलब गर्मियों के टाइम में खूब गर्मी पड़ती है, सर्दियों के टाइम में खूब सर्दी पड़ जाती है। तो सिंपल सी बात है ट्रॉपिकल एंड कोल्ड क्लाइमेट। और अगर यहाँ कोल्ड क्लाइमेट हो जाता है, यानी फसलों को, गेहूं जैसी फसल को दोनों क्लाइमेट की जरूरत होती है। जब पकने के समय इसे चाहिए ट्रॉपिकल गर्म, और जब फसल का पौधा बनने के लिए इसे चाहिए कोल्ड क्लाइमेट। तो ये वाला क्षेत्र है, सिंपल सी बात है, इस वाले क्षेत्र में गेहूं का पैदावार जो है वो बहुत अच्छा होगा। तो ये प्रधान क्षेत्र है। रीजन की बात करें तो गेहूं क्षेत्र जो है यहाँ ज्यादा है, या आप कह सकते हो थोड़ा बहुत गेहूं के साथ साथ चना होता है, गेहूं चना क्षेत्र, इस क्षेत्र में उत्पादन बहुत बेहतर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा कौन सा क्षेत्र, सेंट्रल नर्मदा वैली। इसके बाद हम अगला जो हमारा डिवीजन है
जो बचे हुए जिले हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। और यहाँ का जो सिवनी का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो भी। तो इस क्षेत्र का नाम है सतपुड़ा प्लस, ये चूंकि पर्वतीय क्षेत्र है, सतपुड़ा प्लस कैमूर की पहाड़ियां। तो इस सतपुड़ा के इस क्षेत्र में तो आता है सिवनी, और सिवनी का पहाड़ी क्षेत्र, और ये कैमूर के इसमें आएगा अपना ये रहा सतना, रीवा और ये रहा पन्ना। ठीक है, पन्ना के साथ साथ इसमें आ जाएगा ये कुछ क्षेत्र कटनी का, कुछ क्षेत्र आ जाएगा उमरिया का। ये इस क्षेत्र में आने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं जिसे हम बोलते हैं कैमूर एवं सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र। यहाँ की वर्षा की बात करें तो देखो यहाँ तो वर्षा ज्यादा होती है, यहाँ वर्षा कम होती है। तो यहाँ वर्षा 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है, यहाँ एक पहाड़ी क्षेत्र पर वर्षा ज्यादा होती है। तो इस क्षेत्र की वर्षा है 100 से लेके 140 सेंटीमीटर, यानी जो रेनफॉल है इस एरिया का वो इतने से इतना है। बात करें जलवायु या क्लाइमेट की, तो यहाँ तो देखो पर्वतों पर जलवायु ठंडी रहेगी, यहाँ के भी पर्वतों पर जलवायु कैसी रहेगी, ठंडी रहेगी, और यह निचले क्षेत्र में गर्म रहेगी। तो यहाँ की क्लाइमेट के लिए एक वर्ड हम यूज कर सकते हैं मिक्स्ड क्लाइमेट, यानी मिश्रित जलवायु। अब हम बात करें क्रॉप की, तो क्रॉप ये सिवनी वाले क्षेत्र में तो चावल होता है, इधर रीवर और उमरिया क्षेत्र में चावल होता है, यहाँ पर गेहूं होता है। तो ये दोनों ही फसलें अपन मुख्य रूप से शामिल कर सकते हैं। ये ऊपर तो गेहूं होगा और यहाँ क्या होगा, चावल वगैरह होगा। तो जो फसल क्षेत्र है या क्रॉप रीजन है, यानी यहाँ का जो एसडीएम रहेगा इस पूरे क्षेत्र का, तो उसे गेहूं के बीज की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी और चावल के भी बीज की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और जब ये फसलें उत्पादन हो जाएगी तो उनको किसानों को इन्हीं की मंडियों की भी बेहतर उपलब्धता करवानी पड़ेगी। तो फसल क्षेत्र में आएगा ये गेहूं प्लस चावल क्षेत्र। दोस्तों हम देखो बहुत कम रुके हैं, फिर भी समय लगा है तो उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। मेंस के टॉपिक में बार बार कह रहा हूँ, मेंस की क्लास है, आपने देखा होगा एक विषय की 1.5 घंटे क्लास चलती है। तो अब दोस्तों अगर मैं यहाँ आपको कटौती करूंगा तो आपके साथ ही धोखा करूंगा, बेईमानी करूंगा। इसलिए देखो बहुत समय है और समय देना पड़ता है अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो ये है गेहूं एवं चावल क्षेत्र। बात करें यहाँ की मृदा की, या जिसे हम सॉइल बोलेंगे, तो सॉइल इस क्षेत्र की है। अब अगर सिवनी वगैरह इस पूरे क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ की सॉइल भी एक प्रकार से मिक्स्ड सॉइल है। मतलब कहने का मतलब है ये इस पूरे क्षेत्र में रेड है, यहाँ पर येलो है, और ये कटनी उमरिया वगैरह में ब्लैक है। तीनों प्रकार की यहाँ पर सॉइल है, यानी मिश्रित सॉइल इस क्षेत्र में पाई जाती है। और यहाँ की क्षेत्र पथरीली है। तो हम 5-10 प्रकार की सॉइल रखें, उससे बजाय हम एक सिंपल सा शब्द लिख दें कि मिश्रित सॉइल। तो दोस्तों ये रहे 11 डिवीजन, और आशा करता हूँ आपको वीडियो बेहतर लगा होगा। और अगर कहीं समय में कहीं वो दिक्कत आ रही है कि समय ज्यादा है, तो दोस्तों बार बार कहता हूँ मेन सबसे महत्वपूर्ण हमारी एमपीएससी का चरण है, और इन क्लासों के लिए समय लगता है, इनमें कंसेप्ट बनाने के लिए समय लगता है, क्योंकि कई लोग प्रीत से आ जाते हैं उनके कंसेप्ट खुद नहीं होते हैं। तो ये है गिरिड क्षेत्र, ये दोस्तों रहा बुंदेलखंड क्षेत्र। ये वाला जो क्षेत्र है इसको हमने विंध्यान पठार नाम दिया था। नाम क्या है ही वो, नाम हम क्या देंगे, हम कोई भगवान थोड़ी है। इसके बाद ये है मालवा का पठार क्षेत्र, ये अली झाबुआ की पहाड़ियां, और ये है निमाड़ का पठार। यहाँ पर मैंने बताया था आपको सतपुड़ा का पठार, सतपुड़ा का पठारी क्षेत्र, और या प्लेट्यू ऑफ सतपुड़ा। ये है प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ का मैदान। और इसके बाद ये वाला क्षेत्र है, इसको नाम दिया जाता है छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, या हम कह सकते हैं नॉर्दर्न माउंटेन एरिया ऑफ छत्तीसगढ़। इसके बाद ये है कैमूर एवं सतपुड़ा का पठार क्षेत्र। तो ये रहे मध्य प्रदेश के 11 विभाजन।
जो हमें जरूर पढ़ना है, क्योंकि शायद ही कोई पीएचडी है या आगे होगी जो इसके बगैर हो जाए। या तो आपको 11 के 11 पूछे जा सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, या आपको इसमें से कोई एक विभाजन पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। जरूरी भी है अगर आप कहीं के एसडीएम बनो, और ये आपको कम से कम इतनी सतही या ज्ञान तो हो कि उस क्षेत्र में जाके आप कृषि अधिकारी किसानों के साथ सामंजस्य बैठा पाओ, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो कृषि है वो यहाँ का विभिन्न अंग है और लंबे समय तक रहेगा। पालन पोषण में इसी से करना पड़ेगा। इस कोरोना के दौर में जब उद्योग धंधे ठप हो गए तब इसी कृषि से काम चल रहा है। आगे हमें जो निष्कर्ष स्वरूप लाइन लिखनी है कि हम इनके गहन अध्ययन से मध्य प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों की कृषि उत्पादकता बढ़ाने तथा किसानों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में मदद कर सकते हैं। और इसमें हम एक पॉजिटिव पक्ष दे सकते हैं कि हाँ, हो सकता है इन्हीं विभाजनों से हमारा मध्य प्रदेश गेहूं के उत्पादन में दूसरे स्थान पर, सोयाबीन और चावल के उत्पादन में सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर, दलहन के उसमें प्रथम स्थान पर तथा चावल के उत्पादन में भी हमारा जो वृद्धि है वो लगातार होती जा रही है। धन्यवाद दोस्तों। और जिनको आगे और भी वीडियो मेंस के लिए चाहिए तो मुझसे जुड़े रहें। मदद यही रहेगी, आपको अनुभव का फायदा ये मिलेगा क्योंकि मैं चयनित और अनुभव के पढ़ाने का अनुभव मेरे पास दोनों है। आपको वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कुछ लोगों के पास अनुभव होता है, कुछ लोग चयनित नहीं होते हैं। तो जो लड़के या इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन के बाद आते हैं या जिनका सिलेक्शन हो जाता है तो वो आपको चीजें सही से पढ़ा नहीं पाते, वो रास्ते बता पाते हैं। और जो अनुभव वाले हैं वो आपको पढ़ा पाते हैं लेकिन उन्हें रास्तों का अनुभव नहीं होता है। यहाँ आपको दोनों का सामंजस्य मिलेगा। ओके, धन्यवाद। माफी चाहता हूँ, थोड़ी हेल्प वीडियो की लेंथ बड़ी होगी लेकिन ये आपको मददगार रहेगा।